Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In today's video, we discuss Chapter 5 of Class 6th NCERT book यानी क्लास 6th की जो NCERT बुक है, CBSE की जो बुक है, उसी का Chapter 5 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो बाकी के चैप्टर्स हैं शुरू के चैप्टर 1, 2, 3, 4 इनकी वीडियोस जो हैं मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ आप मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप वीडियोस देख सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, अर्थ के डोमेन्स के बारे में, कि हमारी जो अर्थ है ये किस तरीके से इसमें 4 डोमेन्स में बटी हुई है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कैसे जो है एकमात्र अर्थ ही ऐसा प्लेनेट है पूरी सोलर सिस्टम में जिसमें लाइफ जो है आप सस्टेन कर सकते हैं। यहाँ पे एयर है, वाटर है और ये लिविंग कंडीशंस जो हैं ये बाकी किसी भी प्लेनेट पर नहीं हैं। तो अब अर्थ के सरफेस के बारे में जानते हैं। देखिए अर्थ का जो सरफेस है ये इसको 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कहीं कहीं पर तो यहाँ पर लैंड आपको देखने को मिलेगा और इस लैंड वाले पार्ट को कहते हैं लिथोस्फीयर, सॉलिड पोर्शन, यानी कि लैंड कैसा होता है, सॉलिड होता है। और जो कहीं कहीं पे आपको पानी देखने को मिलेगा, ओशंस देखने को मिलेंगे, सी देखने को मिलेंगे, रिवर्स देखने को मिलेंगी। तो इस पार्ट को जो कि कहीं ना कहीं जो है वाटर से कवर है इसे हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। इसके साथ साथ हमारी अर्थ पर बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस जो हमें मदद करती हैं, हेल्प करती हैं ब्रीदिंग करने के लिए। और हमारी अर्थ पर बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं इन गैसेस की वजह से। हमारे अर्थ पर जो वेदर फिनोमिना है यानी कि वेदर जो मेंटेन रहता है, ठंडा रहता है, गर्म रहता है, टेम्परेचर ठंडा गर्म होता है, या जो लिविंग कंडीशंस रहती हैं टेम्परेचर की, ये सब एटमॉस्फेयर की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। और जो लास्ट जो जोन है हमारी अर्थ का वो है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर एक ऐसा स्फीयर होता है, एक ऐसा जोन होता है जहाँ पर लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर ये तीनों जो हैं इंटरेक्ट करते हैं किसके साथ में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ में। तो इसे कहते हैं बायोस्फीयर। तो फर्स्ट वी टॉक अबाउट लिथोस्फीयर कि लिथोस्फीयर क्या होता है। ये देखिए ये हमारी अर्थ है और अर्थ का जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, सबसे ऊपर वाली लेयर यानी कि अर्थ के सरफेस की सबसे ऊपर वाली लेयर जिसमें माउंटेन्स हैं, जिसमें हम रहते हैं, जहाँ पे माउंटेन्स हैं, जहाँ पे ओशंस हैं, जहाँ पे कॉन्टिनेंट्स हैं, ये पार्ट कहलाता है लिथोस्फीयर। लिथोस मतलब होता है, लिथोस एक ग्रीक वर्ड से निकल के आया जिसका मतलब होता है स्टोन। तो हमारे यहाँ पे बेसिकली रॉक्स हैं, स्टोन्स हैं। तो एक ऐसी क्रस्ट, एक ऐसी लेयर जो कि रॉक से बनी है जहाँ पे सॉइल मिलेगी, सॉइल की बहुत सारी लेयर्स मिलेंगी, उसे कहते हैं लिथोस्फीयर। तो बेसिकली सॉइल जो होती है इस पूरी लिथोस्फीयर पे ये सबसे कम होती है। सॉइल एक बहुत ही थिन लेयर होती है हमारी लिथोस्फीयर पे। उसके बाद में लिथोस्फीयर मतलब अर्थ की क्रस्ट, अर्थ की क्रस्ट पर सॉइल जो होती है बहुत ही उसकी थिन लेयर होती है और उसके बाद में धीरे धीरे रॉक्स जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा होती हैं। ठीक है, लेयर्स ऑफ सॉइल दैट कंटेन न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स विच सस्टेन ऑर्गेनिज्म। तो सॉइल की जो लेयर्स होती हैं इसी में कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनसे ऑर्गेनिज्म जो है सस्टेन करते हैं। बेसिकली ऑर्गेनिज्म की यहाँ बात की जा रही है ट्रीज की। तो देखिए ट्रीज जो हैं वो न्यूट्रिएंट्स किससे ऑब्जर्व करते हैं, सॉइल में से ऑब्जर्व करते हैं। जब वो सॉइल से न्यूट्रिएंट ऑब्जर्व करेंगे तब वो जो है फूड प्रोड्यूस करेंगे। जब वो फूड प्रोड्यूस करेंगे तो बाकी की आगे के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, बाकी के जो आगे के एनिमल्स हैं वो सब उसको खाएंगे। हम भी उन एनिमल्स में काउंट होते हैं क्योंकि हम भी फूड जो है वो ट्रीज प्रोड्यूसिंग चीज़ें खाते हैं। ओके, तो अब ये जो लिथोस्फीयर है इसको बेसिकली दो मेजर डिविजन्स में ये बटी हुई है। एक पार्ट है इसका कॉन्टिनेंटल पार्ट यानी कि कॉन्टिनेंट्स में, और दूसरा पार्ट है ओशंस में। तो अगर हम लिथोस्फीयर की बात करें, अर्थ की क्रस्ट की बात करें, तो आपको यहाँ पर ओशंस भी देखने को मिलेंगे, यहाँ पर क्रस्ट कॉन्टिनेंट्स भी देखने को मिलेंगे और इन दोनों चीज़ों से मिलकर बनती है अर्थ की क्रस्ट, अर्थ की सबसे ऊपरी लेयर। इसके साथ साथ जो सी वाटर होता है ये हमेशा एक जैसा नहीं होता हर जगह। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि देखिए हम मानते हैं कि अर्थ की जो जहाँ पे पानी है, जहाँ पे समुद्र है, वहाँ ज़मीन ख़त्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ज़मीन वहाँ पर भी होती है। और इसीलिए मान लीजिए ये वाला कॉन्टिनेंटल पार्ट है और ये वाला ओशन है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर कॉन्टिनेंटल पार्ट पर कोई माउंटेन पीक है तो इस माउंटेन की लंबाई हम कहाँ पे नापते हैं, या माउंटेन की एलिवेशन जो है कितना लंबा रहेगा, कैसे नापते हैं, तो हम उसको
यहाँ से इस पॉइंट से नापते हैं कि समुद्र के अंदर जो ज़मीन है उस जगह से लेकर उस माउंटेन की पीक तक की एलिवेशन कितनी है, लंबाई कितनी है, इसके बेस पर हम कहते हैं कि माउंटेन की एलिवेशन कितनी है। जैसे कि जब हम किसी रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो वहाँ पर रेलवे स्टेशन की बोर्ड पर यहाँ पे अगर मान लो किसी सिटी का नाम लिखा है तो यहाँ पे लिखा होता है समुद्र से यानी कि सी लेवल से उसकी लंबाई कितनी है या ऊंचाई कितनी है। तो जैसे लिखा है मान लीजिए 2000 किलोमीटर ऊंचाई है, तो इसका मतलब ये है कि समुद्र के अंदर जो ज़मीन है उस ज़मीन से लेकर ये एरिया कितना ऊंचा है। कि अगर मान लो समुद्र के ज़मीन से ऊपर कितना ऊपर है ये एरिया, तो इसे कहते हैं सी एलिवेशन का एरिया, जो कि 0 से शुरू होकर और आगे तक होता है। तो ये लिथोस्फीयर के बारे में हमने अभी बेसिक सा पढ़ा। अब इस पिक्चर में हम देख के समझ सकते हैं कि लिथोस्फीयर एग्जैक्टली है क्या। तो जैसे अगर मैं कहूँ ये वाली पूरी जो है ये अर्थ की क्रस्ट है और इस अर्थ की क्रस्ट में सबसे ऊपर वाली लेयर कहलाएगी लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर जो है इसमें कॉन्टिनेंटल पार्ट हो गया, यानी ये वाला पार्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, क्रस्ट का कॉन्टिनेंटल पार्ट, और ये वाला पार्ट ओशनिक पार्ट। ओशन के नीचे भी ज़मीन है, कॉन्टिनेंट के नीचे भी ज़मीन है, यानी कि दोनों की लेयर सेम ही है, लेकिन क्या है कि यहाँ पर गहराई है, यहाँ पे ज़मीन थोड़ी सी नीचे है और यहाँ पे ज़मीन उतनी ही ऊंची है। तो जो ऊंची ज़मीन वाला पार्ट है वो हो गया कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और जहाँ पे ज़मीन नीची है जहाँ पे पानी है वो हो गया ओशनिक क्रस्ट, और ये दोनों मिलके बनाती हैं लिथोस्फीयर। अर्थ का जो लिथोस्फीयर है ये दो पार्ट्स में मेजरली डिवाइडेड है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट मतलब समुद्र के अंदर, ओशन के अंदर जो क्रस्ट है, जो ज़मीन है, ओशनिक क्रस्ट, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यानी कि कॉन्टिनेंटल पार्ट में जो क्रस्ट है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है, अब मैं कहूँ कि भाई क्रस्ट की हमने बात कर ली, अब कहाँ पर पीक, कहाँ पर क्रस्ट जो एरिया है सबसे ऊंचा है दुनिया में, यानी माउंटेन पर ही होगा। तो माउंटेन की सबसे ऊंची पीक जो है वो है माउंट एवरेस्ट, जिसकी अभी अभी लंबाई जो है थोड़ी चेंज हुई है। और सबसे जमीन में नीचे यानी कि सबसे गहरा, पानी के अंदर सबसे गहरा पॉइंट, यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर ज़मीन सबसे नीची है, सबसे नीचे तक पाई जाती है, वो है मैरियाना ट्रेंच, जो कि पैसिफिक ओशन में है। इन दोनों की पिक्चर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस पिक्चर में ये है माउंट एवरेस्ट की पीक, यानी कि ये एक ऐसा पॉइंट है अर्थ का, अर्थ की कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का जो सबसे ऊंचा है। ये हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ पर अर्थ की कॉन्टिनेंटल क्रस्ट खत्म होती है। ये है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। और ये है मैरियाना ट्रेंच, यानी कि अर्थ की कॉन्टिनेंटल शेल्फ का, अर्थ की ओशनिक क्रस्ट में एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर ज़मीन सबसे ज़्यादा नीचे है। तो देखिए ये अर्थ है और अर्थ के पैसिफिक ओशन में ये कॉन्टिनेंटल पार्ट है। मैंने कहा था ना कि अभी ओशंस के नीचे भी ज़मीन होती है, तो उस ओशन के नीचे ज़मीन में भी ये सबसे गहरा पॉइंट है। ये देखिए सबसे गहरा पॉइंट है ये। तो सबसे गहरी जो ज़मीन है, जहाँ ज़मीन पूरी तरह ख़त्म हो रही है, वो इस पॉइंट पर ख़त्म हो रही है। 37,000 फीट का ये पॉइंट है और इसे कहते हैं मैरियाना ट्रेंच। ओके, तो आई होप इस पिक्चर से आपको अच्छे से क्लियरिटी मिल गई होगी। तो अब हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट्स के बारे में। देखिए हमारी पूरी अर्थ पर कॉन्टिनेंट्स हैं जहाँ हम लोग अलग अलग लोग रहते हैं, कुछ ओशंस के नेम भी हैं। तो पहले हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में जानेंगे। तो कुछ 7 मेजर जो है हमारे यहाँ कॉन्टिनेंट्स हैं। एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इज ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो पहले हम साउथ अमेरिका के बारे में जानते हैं। ये देखिए इसमें आपको देखने को मिलेगा कॉन्टिनेंट्स के बारे में। तो 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं और ये वाटर बॉडीज़ के द्वारा सेपरेट किए जाते हैं, यानी इनके बीच में वाटर बॉडीज़ हैं यानी कि ओशंस हैं। तो सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो है एशिया। एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ये लगभग 1/3 जो पार्ट है, 1/3 जो टोटल लैंड मास है अर्थ का, उसमें फैला हुआ है। इस कॉन्टिनेंट जो है ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। मैंने हेमिस्फीयर पढ़ाए थे। देखिए ये ऐसे अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो ये नॉर्थ हेमिस्फीयर हो गया, ये साउथ हो गया, और अगर ऐसे डिवाइड करती हूँ तो ईस्ट हो गया और ये
वेस्ट हो गया। ठीक है, तो कहाँ पे लाई करता है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, यानी इधर वाले पार्ट में लाई करता है। इसके साथ साथ ये यूरोप से सेपरेटेड है, किसके द्वारा? यूरैल माउंटेन्स के द्वारा। यूरैल जो माउंटेन्स हैं वेस्ट में, वो सेपरेट करते हैं इसको यूरोप से। ठीक है, और यूरोप और एशिया का पार्ट अगर मैं मिला दूँ तो उसे यूरेशिया कहा जाता है। ठीक है, फिर आता है यूरोप। यूरोप एक सेकंड कॉन्टिनेंट है जो एशिया से छोटा है और वेस्ट में लाई करता है, यानी कि वेस्ट वाले पार्ट में लाई करता है। इसके साथ साथ आर्कटिक सर्किल जो है वो इस यूरोप कॉन्टिनेंट से पास होता है। ये चारों तीनों तरफ जो है लगभग पानी से घिरा हुआ है। तो यूरोप जो है बेसिकली इस तरीके का है और इसके चारों तरफ जो है वो पानी है। ये देखिए, ये एशिया, ये अफ्रीका आ जाता है और ये यूरोप आ जाता है। तो यहाँ पे मेडिटेरियन सी हो गया, यहाँ पर जो है अटलांटिक ओशन है और यहाँ पे आर्कटिक ओशन है और यहाँ पर एशिया है। ठीक है, इस तरीके का जो है यूरोप है। फिर आता है अफ्रीका। अफ्रीका जो है सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया है। उसके बाद आता है अफ्रीका। अफ्रीका एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है पूरी अर्थ का जिसमें से तीनों लाइंस, तीनों लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है वो पास होती हैं। इक्वेटर भी यहाँ से पास होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास होती है। अफ्रीका का लार्जर पार्ट जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है और थोड़ा सा पार्ट जो है सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। इसके साथ साथ अफ्रीका में वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट जो है सहारा डेजर्ट वो पाया जाता है। इस कॉन्टिनेंट के चारों ही तरफ पानी है, क्योंकि इसके नॉर्थ पार्ट में आ जाता है मेडिटेरियन सी, इसके वेस्ट पार्ट में आ जाता है अटलांटिक सी, ईस्ट में आ जाता है जो अरेबियन सी है या फिर इंडियन ओशन है, साउथ में आ जाता है इंडियन ओशन, एंटार्क्टिक ओशन थोड़ा बहुत पार्ट उसका, ये सब चीज़ें। तो ये आ गया हमारा अफ्रीका के बारे में। फिर आता है लास्ट में नॉर्थ अमेरिका के बारे में। नॉर्थ अमेरिका थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ये साउथ अमेरिका से जुड़ा हुआ है इस्थेमस ऑफ पनामा के द्वारा। तो कौन सी चीज नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ती है? इस्थेमस ऑफ पनामा। ठीक है, तो ये मान लीजिए ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है और ये जो लाइन है ये इसको जोड़ती, जिसे कहते हैं इस्थेमस ऑफ पनामा। तो देखिए इस मैप में आप देखिए, अभी तक हमने किस किस के बारे में पढ़ा? हमने एशिया के बारे में पढ़ा। तो एशिया जो हमें पॉइंट्स याद रखने हैं वो ये हैं कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है ये। ठीक है, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। ये जो है यूरेशिया से यूरेल माउंटेन के द्वारा सेपरेट किया जाता है। तो यहाँ पे आप यूरेल माउंटेन्स देख सकते हैं। ये देखिए, ये यूरेल माउंटेन्स हैं जो यूरोप को एशिया से अलग करते हैं। यूरोप और एशिया का जो मेजर पार्ट है, जो एक जैसा पार्ट है, इस वाला पार्ट हम कह सकते हैं, इसे कहते हैं यूरेशिया, क्योंकि दोनों ही कॉन्टिनेंट्स का ये बीच वाला पार्ट है। इसके साथ साथ एशिया जो है सबसे लार्जेस्ट हमने बताई दिया आपको। इसके साथ साथ 1/3 जो हमारे अर्थ का जो लैंड मास है, जो कॉन्टिनेंटल पार्ट है, वो एशिया कवर करता है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इसको काटती है। सेकंड जो कॉन्टिनेंट हमने पढ़ा वो था यूरोप। तो यूरोप जो है ये कहाँ पे आता है? वेस्टर्न पार्ट में आता है। इसमें से देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास नहीं होती और ना ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होती है, ना ही इक्वेटर पास होती है। इसमें से आर्कटिक सर्किल जो है पास होता है, ये आर्कटिक सर्किल है। तो आर्कटिक सर्किल के अंडर में ये आता है। इसके तीनों तरफ जो है, लगभग चारों ही तरफ पानी है, सॉरी तीनों ही तरफ पानी है। ऊपर आर्कटिक ओशन है, इधर अटलांटिक ओशन है, इधर मेडिटेरियन सी है। ठीक है, और इसके साथ साथ फिर हमने पढ़ा अफ्रीका के बारे में। तो अफ्रीका जो है, अफ्रीका जो है ये है कॉन्टिनेंट, ये सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है पूरी अर्थ का और इसमें से ही तीनों लाइन जो है पास होती हैं। इक्वेटर भी से पास होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी से पास होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी से पास होती है। यहाँ पे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा सहारा डेजर्ट जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट पाया जाता है। इसके लगभग चारों ओर पानी है, इधर इंडियन ओशन है, इधर अटलांटिक ओशन है, यहाँ पर जो है अंटार्कटिक ओशन है या फिर सदर्न ओशन आप कह सकते हैं, और ऊपर मेडिटेरियन सी है। फिर हमने पढ़ा नॉर्थ अमेरिका के बारे में। तो नॉर्थ अमेरिका जो है वो थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है पूरी अर्थ का। इसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को इस्थेमस ऑफ पनामा जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट करती है, जोड़ती है। तो अब हम पढ़ेंगे बाकी मेजर कॉन्टिनेंट्स के बारे में, जिसमें आता है साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका।
ठीक है। तो साउथ अमेरिका जो है ये साउथ में लाई करता है नॉर्थ अमेरिका के, ये सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। एंडीज माउंटेन जो है, जो वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट माउंटेन है, वो इस जो है कॉन्टिनेंट से होकर गुजरते हैं। यहाँ पर वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर भी पाई जाती है, अमेजॉन रिवर, जो लगभग इस वाले पार्ट से फ्लो होती है। ठीक है। इसके साथ साथ देखिए नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कौन सी लाइन जोड़ती है, इस्थमस ऑफ पनामा जोड़ती है। इस्थमस मतलब होता है एक नैरो स्ट्रिप जो कि एक ऐसे लैंडमास को जोड़ती है जिसके दोनों तरफ पानी होता है। इसके साथ साथ अगर हम इंडिया की बात करें तो श्रीलंका और इंडिया के बीच में भी स्ट्रेट है जो उनको कनेक्ट करती है। श्रीलंका और उसे कहते हैं पर्ल स्ट्रेट। क्या कहते हैं? पर्ल स्ट्रेट। ये इंडिया और श्रीलंका को कनेक्ट करती है। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्टिनेंट है वो है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया देखिए बेसिकली पूरी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर में आता है, चारों ही तरफ पानी से घिरा हुआ है। इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे एक आइलैंड होता है जिसके चारों तरफ पानी होता है, उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ भी पानी है। और ये सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। सबसे बड़ा कौन सा था? एशिया था, उसके बाद था अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद है सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। लास्ट जो हमारा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे लोग नहीं रहते हैं लगभग, वो है एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका कंप्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। ये साउथ पोल पे लाई करता है। लगभग साउथ पोल पूरी तरीके से इस रीजन को कवर कर लेता है। ये एक पोलर रीजन है जिसके नॉर्दर्न पार्ट में एंटार्क्टिक ओशन है, सदर्न ओशन है। ये लगभग परमानेंटली थिक आइस शीट से कवर रहता है। यहाँ पे कोई भी ह्यूमन परमानेंट सेटलमेंट नहीं है। बस कुछ कंट्रीज़ ने अपने यहाँ पे जो है रिसर्च स्टेशंस लगा रखे हैं, ये देखने के लिए कि ग्लेशियर्स का मेल्ट हो रहे हैं या ग्लेशियर्स कितनी स्पीड से मेल्ट हो रहे हैं, या वहाँ पे जो लिविंग कंडीशंस हैं वो किस तरीके की हैं, इन सबको कवर करने के लिए इंडिया की कुछ रिसर्च स्टेशन वहाँ पे हैं, जैसे कि मैत्री, दक्षिण गंगोत्री, ये सब चीज़ें। तो ये सब कॉन्टिनेंटल पार्ट था, ये सब कॉन्टिनेंट्स के बारे में था। हमने अभी तक 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा। एशिया के बारे में पढ़ा, सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, 1/3 पार्ट कॉन्टिनेंट का कवर करता है। ठीक है। फिर हमने यूरोप के बारे में पढ़ा, कैसे वो तीनों तरफ पानी से घिरा हुआ है और आर्कटिक सर्किल के अंडर में आता है। फिर हमने पढ़ा अफ्रीका के बारे में, जहाँ से इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों चीज़ें पास होती हैं। और सहारा डेजर्ट वहाँ पे लाई करता है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट वहाँ पे लाई करता है। ठीक है। इसके साथ साथ फिर हमने पढ़ा नॉर्थ अमेरिका के बारे में, कि नॉर्थ अमेरिका कैसे जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। ये साउथ अमेरिका से कनेक्टेड है इस्थमस ऑफ पनामा के द्वारा। फिर हमने साउथ अमेरिका के बारे में पढ़ा। साउथ अमेरिका में वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर फ्लो करती है, अमेजॉन रिवर। यहाँ पे वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट जो है लॉन्गेस्ट एंडीज माउंटेन है और ये सदर्न हेमिस्फीयर में है। फिर हमने ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ा, जैसे आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। फिर एंटार्क्टिका के बारे में पढ़ा, जो कि साउथ पोल में लाई करता है, सदर्न हेमिस्फीयर में है, पूरी तरीके से आइस से घिरा हुआ है, कोई परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, ये सब चीज़ें। तो ये अर्थ की क्रस्ट का यानी कि लिथोस्फीयर का कॉन्टिनेंटल पार्ट हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्फीयर के बारे में, ओशंस के बारे में हम पढ़ेंगे इसी हाइड्रोस्फीयर वाले सेक्शन में। तो बेसिकली हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? हाइड्रोस्फीयर मतलब, हाइड्रो मतलब होता है पानी, तो पानी का स्फीयर ऐसी ऐसी जगह जो पानी से जुड़ी हुई है, यानी वाटर बॉडीज। जैसे कि हमारी अर्थ को बेसिकली ब्लू प्लेनेट कहा जाता है, क्योंकि हमारी अर्थ को अगर हम सोलर सिस्टम्स में देखते हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर में देखी थी अर्थ की एक पिक्चर जिसमें सोलर सिस्टम से कैप्चर की गई थी, उसमें हमने देखा था कि लगभग 71% जो हमारी अर्थ है वो पानी से कवर है और 29% लैंड से कवर है। हाइड्रोस्फीयर जो है इसमें सारी वाटर आता है और सारी वाटर की फॉर्म्स आती हैं, जैसे कि ग्लेशियर्स हो गया, अंडरग्राउंड वाटर हो गया, लेक हो गई, रिवर्स हो गई, ये सब चीज़ें। हमारी अर्थ पे जो 97% जो पानी पाया जाता है वो ओशंस में होता है, और ओशंस का पानी, सीज का पानी सॉल्टी होता है। सॉल्टी मतलब कि उसमें नमक बहुत होता है, मतलब अगर आप उसे पिएंगे तो आपको नमक महसूस होगा। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन यूज़ के लिए काफ़ी सॉल्टी है। और हमारी अर्थ का 97% पानी अगर ओशन में पाया जाता है, तो बाकी बचा हुआ कुछ 3% पानी जो है वो ग्लेशियर्स में और हमारी जो अंडरग्राउंड वाटर है इसमें मिलता है। और यही पानी हमारे लिए अवेलेबल है, ह्यूमंस के लिए। यहीं से हमें फ्रेश वाटर पानी मिलता है। फ्रेश वाटर मिलता है किसके लिए? ह्यूमन यूज़ के लिए, पानी पीने के लिए। तो इससे आप समझ सकते हैं, देखिए 97.5% पानी ओशंस में है हमारी अर्थ का, यानी कि कैसा है वो? सॉल्टी है, जिसका कोई यूज़ नहीं है। बाकी बचा हुआ
2.5%, ओनली 2.5% पानी जो है वो फ्रेश वाटर है, हमारे लिए अवेलेबल है। और इसमें से भी लगभग 1% कुछ पानी जो है, 1.5 या 1% जो पानी है वो ग्लेशियर्स में बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है। तो लगभग बचा हुआ 0.5% पानी हमारे लिए लेक्स में, हमारी रिवर्स में अवेलेबल है हमारे पानी पीने के लिए। इसलिए कहा जाता है कि जल जीवन है और जल को बचाना बहुत ज़रूरी है। सोचिए, इतना कम पानी हमारे लिए अवेलेबल है और फिर भी हम इतना ज़्यादा पानी वेस्ट करते हैं। ओके, तो ये था किसके बारे में, हाइड्रोस्फीयर के बारे में। अब हाइड्रोस्फीयर में हम ओशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए ओशन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं हाइड्रोस्फीयर में। ओशंस तो बहुत मेजर हैं और सारे ही ओशन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बैरियर है कि इसको इस ओशन ने रोक लिया या दीवार आ गई या कॉन्टिनेंट आ गया, ऐसा नहीं। सारे ओशन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे हमारे 7 कॉन्टिनेंट हैं वैसे ही हमारे 5 मेजर ओशंस भी हैं। तो 5 जो मेजर ओशन हैं उनमें पहला नंबर आता है पैसिफिक ओशन का, सबसे बड़ा ओशन, फिर अटलांटिक ओशन, फिर इंडियन ओशन, फिर सदर्न ओशन और फिर आर्कटिक ओशन। ठीक है, पैसिफिक ओशन लार्जेस्ट ओशन है और ये लगभग जैसे 1/3 पार्ट में अर्थ के फैला हुआ है। ठीक है, इसी में अर्थ का डीपेस्ट पार्ट, यानी मैंने भी बताया था शुरू में चैप्टर के कि ऐसा पार्ट है अर्थ का जहाँ पे लास्ट में डीपेस्ट, सबसे डीपेस्ट है ओशन के अंदर, एक सबसे डीपेस्ट पार्ट जहाँ पे अर्थ का जो क्रस्ट वाला पार्ट है वो ख़त्म होता है, वो है मैराइना ट्रेंच। और ये मैराइन ट्रेंच जो है ये कहाँ पे लाई करती है, पैसिफिक ओशन में ही लाई करती है। द पैसिफिक ओशन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप। तो पैसिफिक ओशन लगभग सर्कुलर है शेप में। ठीक है, ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ साउथ अमेरिका के चारों ओर सराउंड करता है। ठीक है, फिर आता है अटलांटिक ओशन। तो अटलांटिक ओशन सेकंड लार्जेस्ट ओशन है। ये लगभग एस शेप क्रिएट करता है। ये नॉर्थ और साउथ अमेरिका के वेस्टर्न साइड में आता है। ठीक है, नहीं सॉरी, ईस्टर्न साइड में आता है और यूरोप के वेस्टर्न साइड में आता है। ठीक है, तो जो अटलांटिक ओशन की जो कोस्ट लाइन है, यानी कि जिसके आसपास की जो कॉन्टिनेंट की कोस्ट लाइन है वो इंडेंटेड है, यानी कि काफ़ी इरेगुलर है। पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है पोर्ट्स हैं, सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट ओशन इसे कहा जाता है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो है शिप्स चलती हैं, सबसे ज़्यादा टूरिज़्म यहीं पे होता है, सब कुछ। फिर आता है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है इंडिया से जुड़ा हुआ है। ये इंडिया के नीचे है, इसकी शेप जो है लगभग ट्रायंगुलर शेप है। इसके नॉर्थ में एशिया आता है, वेस्ट में अफ्रीका है और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया है। फिर आता है सदर्न ओशन, ये अंटार्कटिका के पास में है। फिर आता है आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन नॉर्थ पोल की तरफ है। ये पैसिफिक ओशन से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। ठीक है, कहाँ पे कनेक्टेड है, एक छोटी सी नैरो स्ट्रेच के द्वारा, एक पानी की छोटी सी नहर के द्वारा, जिसे बेरिंग स्ट्रेट भी कहा जाता है, जिसे बेरिंग स्ट्रेट भी कहा जाता है, जो कि आर्कटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करती है और ये नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया के पार्ट को कवर करता है। अब मैप से इसको समझते हैं। देखो, ये पैसिफिक ओशन है, ठीक है, और लगभग सर्कुलर में है। अगर हाफ सर्कल यहाँ बनाऊँ, हाफ सर्कल यहाँ बनाऊँ तो लगभग सर्कुलर शेप में है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओशन है, 1/3 पार्ट जो है पूरी अर्थ का लगभग ये कवर करता है। यहीं पर अर्थ का जो डीपेस्ट पॉइंट है मैराइन ट्रेंच, यहीं पे लोकेटेड है। ठीक है, अब फिर आता है अटलांटिक ओशन। तो ये है अटलांटिक ओशन, देखिए ये एस शेप बना रहा है। ठीक है, ये अटलांटिक ओशन और ये बिजिएस्ट ओशन कहा जाता है। बिजिएस्ट ओशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि तो ये नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में है, तो यहाँ से यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है, बहुत ज़्यादा टूरिज्म होता है। इसके साथ साथ इसकी कोस्ट लाइन आप देखेंगे काफ़ी इरेगुलर है, देख रहे हैं कितनी इरेगुलर कोस्ट लाइन है इसकी। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर जो है बिजी रूट, तो ये बिजी है ही, और यहाँ पर काफ़ी ट्रेड होता है, टूरिज़्म होता है, ये सब चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलती हैं। फिर आता है इंडियन ओशन। तो इसके देखिए आप, नॉर्थ में इंडिया है, नॉर्थ में एशिया है, वेस्ट में अफ्रीका है और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है। ये लगभग ट्रायंगुलर शेप में माना जाता है, तो ये ट्रायंगुलर शेप में ही है, नीचे से तो यूँ है ये, और फिर ये इस तरीके की शेप में है, तो ये ट्रायंगुलर शेप में है। तो पैसिफिक ओशन सर्कल शेप में है, अटलांटिक ओशन एस शेप में है और इंडियन ओशन ट्रायंगुलर शेप में है। फिर आता है एंटार्क्टिक ओशन, यानी कि सदर्न ओशन। तो ये अंटार्कटिका के पास में पड़ता है, ये इस वाले पार्ट में है, आर्कटिक रीजन में है, साउथ पोल में पड़ता है। और फिर आता है, लास्ट में आता है आर्कटिक ओशन,
ये आर्कटिक ओशन जो है ये पैसिफिक ओशन से कनेक्टेड है बेरिंग स्ट्रेट के द्वारा। एक छोटी सी स्ट्रेट है, बहुत छोटी सी एक नहर है पानी की जो इसको पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करती है। ये लगभग जो है नॉर्थ अमेरिका का पार्ट और यूरोप का जो नॉर्दर्न पार्ट है उसको ये कनेक्ट करता है। तो ये 5 मेजर ओशंस हैं हमारी अर्थ के। जैसे कि हमारे यहाँ पे 7 मेजर कॉन्टिनेंट हैं, वैसे ये 5 मेजर ओशंस हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और लगभग 97% पानी जो है हमारी अर्थ का वो इसी ओशंस में, इन्हीं ओशंस में आपको देखने को मिलेगा और इसी कारण अर्थ को ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है। तो ये हो गया हाइड्रोस्फीयर के बारे में। हमने लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ लिया, हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। तो एटमॉस्फेयर क्या है कि एटमॉस्फेयर एक लेयर है गैसेस की, एक ऐसी लेयर जो अर्थ के चारों ओर जो है फैली हुई है। उसमें बहुत सारी गैसेस हैं और एक छोटी सी थिंक ब्लैंकेट की तरह हमारी अर्थ को, हमारे प्लेनेट को कवर करती है। इसी एटमॉस्फेयर की वजह से, इसी लेयर की वजह से हमारे यहाँ पर बहुत सारी ऐसी गैसेस हमको मिलती हैं जिनसे हम ब्रीदिंग कर पाते हैं। हमारे अर्थ पर वेदर फिनोमिना है, यानी कि हमारे अर्थ पर टेम्परेचर है, हमारे यहाँ पर ठंड होती है, गर्मी होती है, सब इन्हीं लेयर्स की वजह से होता है। हमारे एटमॉस्फेयर जो है लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है, यानी कि 1600 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है और लगभग 5 लेयर्स में ये डिवाइडेड है। सबसे नीचे वाली लेयर जो आती है उसे कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, जो हमारी अर्थ के सबसे पास आती है। उसके बाद आती है स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद थर्ड लेयर आती है मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर एंड देन आती है एक्सोस्फेयर। तो ये 5 लेयर जो हैं ये हमारी अर्थ के ऊपर हैं और यही हमारी अर्थ को मैनेज करती हैं। यहाँ पे टेम्परेचर मैनेज करती हैं, सब चीज़ें, कितना ठंडा होगा, कितना गर्म होगा। और यही लेयर जो है, इसमें ये गैसेस जो हैं ये हमारी अर्थ को बाकी प्लैनेट से अलग बनाते हैं। ठीक है, अर्थ का जो कंपोजिशन है ये 5 लेयर्स में डिवाइडेड है। सबसे नीचे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर हमने पढ़ लिया। फिर जो मेजर गैसेस हैं इस लेयर में, उनमें सबसे पहली आती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब चीज़ें। नाइट्रोजन जो है 78% हमारी अर्थ लेयर में है, एटमॉस्फेयर में है। ऑक्सीजन 21% है और बाकी बची हुई गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, ये सब, हाइड्रोजन, ये सारी गैसेस 1% हमारी अर्थ में, एटमॉस्फेयर में है। ऑक्सीजन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट गैस है, इसे हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गर्मी मेंटेन करके रखती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो एकदम ठंडा हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा रात को। इसके साथ साथ जो नाइट्रोजन है ये हेल्प करती है प्लांट्स को, क्रॉप्स को, इस फ्रूट बनाने में, सब चीज़ें करने में। ठीक है, तो ये जो है अलग अलग गैसेस का अलग अलग वर्क है और कितनी कितनी मात्रा में यहाँ पे हैं ये मैंने आपको बता दिया। इसके साथ साथ जो डेंसिटी है एयर की, कि एयर कितनी मोटी होगी, यानी कि हैवी एयर होगी या हल्की एयर होगी, ये लेयर के साथ साथ कम ज़्यादा होती रहती है। इसके साथ साथ जब हम नीचे वाली लेयर से ऊपर वाली लेयर की तरफ बढ़ते हैं तो टेम्परेचर भी कम होता जाता है और एयर की जो थिकनेस है वो भी कम जो है वो कम होती जाती है। तो जब लेयर जो है, जब एयर की जो थिकनेस है वो ऊपर से नीचे कम हो जाएगी, तो इसलिए हम जब माउंटेन्स पे चढ़ते हैं तो हमको सांस की प्रॉब्लम होती है और इसलिए लोग ऑक्सीजन जो है सिलेंडर्स लेकर अपने साथ माउंटेन क्लाइंबिंग पे करते हैं। इसके साथ साथ जो एयर है वो हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में मूव करती है। हाई प्रेशर एरिया, लो प्रेशर एरिया, इसको आप 7th क्लास में अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, और इस मूविंग एयर को कहते हैं विंड। तो जब हवा बहुत तेज चलती है तो विंड होती है और वैसे जब हवा नहीं चलती है तो हमको जो है हवा महसूस में नहीं होती है। वैसे हवा हर समय हमारे आसपास होती है। ठीक है, तो ये हो गई 3 मेजर लेयर्स, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, जिनकी वजह से अर्थ जो है एक ऐसा प्लैनेट बनती है, एक लिविंग कंडीशंस के साथ वाली प्लैनेट बन जाती है। अब हम पढ़ेंगे बायोस्फीयर के बारे में। बायोस्फीयर मतलब डोमेन ऑफ लाइफ, यानी कि ऐसा एरिया इस पूरी अर्थ का जहाँ पर लैंड, वाटर, एयर जो है किससे कांटेक्ट करते हैं, प्लांट से, ऑर्गेनिज्म से कांटेक्ट करते हैं। तो इस पिक्चर में आप देख के अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखिए ये वाला पार्ट क्या हो गया, लिथोस्फीयर वाला पार्ट हो गया, क्योंकि ये लैंड वाला पार्ट है, ये सब लिथोस्फीयर वाला पार्ट हो गया।
ये ऊपर क्या हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, बादल हो गए, हवा हो गई, गैसेस हो गई, सब एटमॉस्फेयर में आ गया। और ये पानी वाला पार्ट हो गया हाइड्रोस्फेयर। अब आप देखेंगे कि इन सब में जो है बहुत सारे ट्रीज हैं। ट्रीज क्या कर रहे हैं, इन तीनों चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, ज़मीन पर उगे हुए हैं, पानी को यूज़ करके बढ़ रहे हैं, हवा का यूज़ करके, नाइट्रोजन का यूज़ करके फ्रूट्स बना रहे हैं। ऐसे ये एनिमल्स भी सेम प्रोसेस कर रहे हैं, ज़मीन पर रह रहे हैं, पानी पी रहे हैं, हवा का यूज़ कर रहे हैं, ऑक्सीजन का यूज़ कर रहे हैं। तो ये एरिया, इसको कहते हैं बायोस्फीयर। जब बायोस्फीयर यानी कि बायोलॉजी यानी कि बायो चीज़ें, जानवर, प्लांट, पक्षी, पशु, ये सब चीज़ें मिलकर किसका यूज़ करें, लिथोस्फीयर, लैंड, एटमॉस्फेयर यानी कि एयर, गैसेस, हाइड्रोस्फीयर, पानी, इनका इस्तेमाल करें। और इनका इस्तेमाल कर कर एक जो है एक लाइफ जोन क्रिएट करें, एक ऐसा जोन क्रिएट करें जहाँ पे सब तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें एक दूसरे से डिपेंडेंट हो, इंटरेक्ट करें। इसे कहते हैं बायोस्फीयर, जो कि आपको इस पिक्चर में अच्छे से देखने को मिल रहा है। तो ये होता है जो क्या होता है, ये बायोस्फीयर होता है। बायोस्फीयर में छोटे से लेकर, एक माइक्रोब से लेकर, बैक्टीरिया से लेकर बड़े बड़े मैमल्स तक होते हैं। जैसे कि एक छोटा सा बैक्टीरिया भी वही सब चीज़ें उपयोग करता है, एक छोटा सा कीड़ा भी वही सब चीज़ें उपयोग करता है जो कि एक बड़ा एलिफेंट करता है। ठीक है, इसके साथ साथ बायोस्फीयर को जो है दो भागों में बांटा गया, एक प्लांट किंगडम, एक एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम यानी कि प्लांट की वेराइटीज़, प्लांट के टाइप्स, और एनिमल किंगडम यानी कि एनिमल की वेराइटीज़, एनिमल के किंगडम। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं और ये सब चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी होती हैं। अगर किसी भी चीज़ में कोई भी चेंजेस आते हैं तो दूसरे पे अफेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग कोई जो है कूड़ा फेंकना शुरू कर देते हैं, अपना वेस्ट डिस्पोज करना शुरू कर देते हैं पानी में, तो पानी खराब हो जाता है। जब पानी खराब हो जाता है तो पानी जो है, खराब पानी पेड़ भी नहीं ले पाते हैं, तो पेड़ यानी कि लैंड वाला पार्ट जो है वो खत्म होने लग जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ जब पानी का कूड़ा जो है साइड में लैंड पे डिस्पोज होगा तो लैंड भी खराब हो जाएगा। पानी भी खराब हो गया तो पानी में रहने वाले जानवर भी मर जाएंगे। ठीक है, जानवर मरेंगे, सड़ेंगे, तो उनकी बदबू जो है उससे एटमॉस्फेयर खराब होगा, वहाँ का जो है वहाँ पे पॉइजनस गैसेस क्रिएट होंगी। तो ये सब चीज़ें कैसे जो हैं वो इफ़ेक्ट करती हैं। ऐसे ही CO2 जो है, अब CO2 ज़्यादा हो रही है, हम लोग स्मोक निकाल, गाड़ियों से निकल रहा है, इंडस्ट्री से निकल रहा है। इस स्मोक से क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट बढ़ रही है, जिससे क्या हो रहा है, पानी बहुत इवेपोरेट हो रहा है। ठीक है, लेकिन बारिश नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो कैसे हम इंसान जो है कहीं ना कहीं अपनी गलत इन्वायरमेंटल प्रैक्टिसेस की वजह से इस तीनों प्रोसेस को, चारों चीज़ें जो इससे जुड़ी हुई हैं, इनको इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो दिस इज़ दी होल चैप्टर। इस चैप्टर में हमने पढ़ा अर्थ के बारे में, अर्थ की मेजर डोमेन्स के बारे में, लिथोस्फीयर के बारे में, हाइड्रोस्फीयर के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में, और लास्ट में हमने पढ़ा बायोस्फीयर के बारे में। तो ये चारों जोन जो हैं एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, इंटरेक्ट करते हैं और एक लाइव जोन क्रिएट करते हैं। तो दिस इज़ द होल चैप्टर। आपको अगर कुछ भी क्लियरिटी ना हो किसी टॉपिक को लेकर कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, तो आप चैप्टर 2 की वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। इसके साथ साथ आप अर्थ के बारे में जान सकते हैं चैप्टर 1 से, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है। तो ये एक पूरी वीडियो थी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ आया हो चैप्टर, या कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वर्क अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ज़रूर दबाएं। इसी के साथ थैंक यू सो मच।